नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 543 543 में 80 सीटें 80 सीट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का महत्व जो है राजनीतिक रूप से और वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जो जीता, जो आगे है, उसके दिल्ली में सत्ता में आने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि एक दो बार इसका अपवाद भी हुआ है, लेकिन वो अपवाद नियम को पुष्ट करने वाला ही है। नियम जो है वो पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। 2004 में केवल मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2004 इसका जो है अपवाद माना जाएगा, जब कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी, लेकिन आंध्र प्रदेश ने उसको सत्ता में पहुंचा दिया था। तब आंध्र प्रदेश एक था, बंटवारा नहीं हुआ था और लगभग 42 सीटें थी, उसमें से 39 सीटें 39 सीटें मिली थी। लेकिन आंध्र प्रदेश की बात नहीं हो रही, आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें 2014 से जो चुनाव हुआ है, 2014 की परिस्थितियों पर ज़रा राजनीतिक परिस्थितियों पर गौर कर लीजिए। समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक जीवन में गठन के बाद समाजवादी पार्टी का 1992 में 1992 में जन्म हुआ, तब से लेकर उसको 2012 में पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला, यानी 2014 से सिर्फ 2 साल पहले। इतनी जल्दी किसी पार्टी का हनीमून पीरियड जो है ख़त्म नहीं होता है। इसलिए उम्मीद की जा रही थी समाजवादी पार्टी सत्ता में है। और उसके अलावा 2009 का भी चुनाव का नतीजा याद रखना चाहिए। 2009 में कांग्रेस को 21 सीटों पर लोकसभा की जीत हासिल हुई थी। वो जो है करिश्मा कांग्रेस पार्टी उसके बाद कभी कर नहीं पाई। और 21 के अलावा बाई इलेक्शन में एक सीट फिरोजाबाद की जीत गई थी, राज बब्बर जीते थे, 22 सीटें हो गई थी। यानी जब 2014 का चुनाव हो रहा था तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की 22 सीटें थीं और भारतीय जनता पार्टी 2009 के चुनाव में 9 या 10 सीटें जीती थी। यहाँ से चुनाव की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन थी। कोई नेता नहीं था जो पूरे राज्य में सर्वमान्य हो, पूरे राज्य में जिसका जनाधार हो, लोकप्रियता हो। ऐसे माहौल में 2013 में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनकर राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में अमित शाह आते हैं और पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल देते हैं। बीजेपी का ऐसा मंडलाइजेशन करते हैं, ऐसा सामाजिक समीकरण साधते हैं कि जो है पूरी तरह से चुनाव सर के बल खड़ा हो जाता है। तो 2014 के चुनाव के नतीजे याद कीजिए। बीजेपी अकेले दम पर 71 सीटें जीती थी और 2 उसकी सहयोगी पार्टी अनुप्रिया पटेल की पार्टी जीती थी, अपना दल 73 सीटें। और समाजवादी पार्टी को सत्ता में रहते हुए भी सिर्फ 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली। बहुजन समाज पार्टी जो प्रदेश की नंबर 2 की पार्टी थी 2012 के विधानसभा चुनाव के मुताबिक, उसको एक भी सीट नहीं मिली। तो बसपा के लिए ये बहुत बड़ा झटका था कि 0 सीट, 80 में से 0 सीट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए बसपा की स्थिति क्या हो गई थी, समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या थी और कांग्रेस की क्या थी। 2014 में जब बीजेपी की सीटों की बात होती थी तो एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की कहावत लोग कहते थे, मूस मोटई हैं लोढ़ा होई हैं, नहीं तो हाथी घोड़ा होई हैं। मतलब ये कि चूहा अगर मोटा होगा तो सिलबट्टे का जो बट्टा है उतना हो जाएगा, उतने आकार का हो जाएगा, हाथी घोड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो बीजेपी की 9-10 सीटें हैं, 9-10 बढ़ जाएंगी, 20 हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी। 25 से ज़्यादा देने को कोई तैयार नहीं था। बीजेपी के नेता भी 25-30 से ज़्यादा सीटें अपनी पार्टी को देने को तैयार नहीं थे। 71 सीटें, 71 सीट्स आई, प्लस 2 73 सीटें। वहाँ से उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति बदल गई। 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को अकेले 312 403 में से और सहयोगियों के साथ 325 325 सीट्स आउट ऑफ 403 मिली। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप समझिए। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है
2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा दोनों को 2014 का रिजल्ट देखकर समझ में आ गया था कि अकेले अकेले लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा, तो अगर साथ आ जाए तो बात बन सकती है। और जो अर्थमेटिक दिखाई देता था, जो जातियों का समीकरण दिखाई देता था, उसमें भी समझ में आता था कि इन दोनों के मिलने के बाद तो बीजेपी के लिए कोई मौका है नहीं। और जब गठबंधन हो गया सचमुच, तब लोगों ने कहना शुरू किया कि बीजेपी तो इस बार साफ है। बीजेपी, फिर कह रहा हूँ, बीजेपी के अपने नेता अपनी पार्टी को जितनी 2014 में सीटें मिली थी उसकी आधी भी देने को तैयार नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे कि उसकी आधी भी आएंगी। और उसके विरोधियों का तो खैर स्पष्ट रूप से क्या कहना होगा समझ सकते हैं। तो सपा बसपा का और आरएलडी का गठबंधन हुआ, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक चले जाइए और बुंदेलखंड और अवध का इलाका सबको जोड़ लीजिए। कुल मिलाकर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में है। 2019 में उत्तर प्रदेश से उसका सफाया हो सकता है या बहुत नीचे जा सकती है, वहाँ पहुँच सकती है जहाँ 2009 में पहुँच गई थी। लेकिन जब नतीजा आया तो बीजेपी की 62 + 2 64 सीटें आई, 64 आउट ऑफ 80। सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के बावजूद। और सपा की कितनी आई इस गठबंधन के बाद? वही 5 की 5 जो 2014 में आई थी। और कांग्रेस की 2 से घटकर 1 हो गई, जबकि सपा बसपा दोनों का समर्थन था रायबरेली और अमेठी में। फिर भी राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। राहुल गांधी, मैं बार बार याद दिलाता हूं कि 2019 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। अमेठी में लोगों को बताया जा रहा था कि आप एमपी नहीं पीएम चुन रहे हैं, और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए थे, तब भी चुनाव हार गए। और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिल गई, 0 से सीधे 10। समाजवादी पार्टी की दुगना। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? सिर्फ एक फैक्टर, मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुक गया इस गठबंधन के कारण। तो उस गठबंधन के कारण मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुका, तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ हुआ बहुजन समाज पार्टी को। उसका अपना जो कोर दलित वोट है प्लस मुस्लिम वोट बटा नहीं तो एक मुश्त आया जहाँ जहाँ बीएसपी का उम्मीदवार था, और उसके अलावा जो कैंडिडेट था उसकी जाति का कुछ वोट, ये मिलाकर बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटों पर जीत हासिल हो गई। उसकी बड़ी कीमत चुकाई मायावती ने। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जो मुकदमा था, जो उनकी शिकायत थी, जिस पर एफआईआर लॉन्च हुई थी और मुकदमा चल रहा था मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, उस केस को वापस ले लिया इस गठबंधन के लिए। और ये कहा गया कि ये गठबंधन अब लंबे समय तक चलेगा, लेकिन चुनाव का नतीजा जिस दिन आया उसी दिन टूट गया गठबंधन। तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें कम हुई 2014 से? सिर्फ 9, और वो मुस्लिम ध्रुवीकरण के कारण हुई। मुस्लिम वोट एक मुश्त जो है इस गठबंधन को गया सपा बसपा आरएलडी के, उसके कारण। और लेकिन इसके बावजूद चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों अपना अपना चुनाव हार गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन उस तरह से काम नहीं किया जैसी उनको उम्मीद थी। उसकी वजह से दोनों नेता पिता पुत्र जो है अपना चुनाव हार गए। अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से हारे और जयंत चौधरी बागपत से हारे। दोनों जाटों का गढ़ माने जाते हैं, वहाँ से दोनों चुनाव हार गए। तो बीजेपी ने अपनी ताकत कितनी बढ़ा ली थी 2014 से 2019 के बीच में, उसका प्रमाण है 2019 का चुनाव नतीजा, कि सबसे बड़ी चुनौती जो आई उसमें भी बीजेपी विजयी रही। बीजेपी के विरोधी हैं, कहते हैं कि देखिए गठबंधन से बीजेपी की सीटें तो कम कर दी। उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि इससे बड़ा गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में हो नहीं सकता। अब इस पृष्ठभूमि को देखिए और आज की स्थिति में आ जाइए। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किससे किया? कांग्रेस पार्टी से, जिसकी 2022 के विधानसभा चुनाव में 2.3% वोट आए। यानी कांग्रेस के पास कोई वोट नहीं है। ये 2.3% जो वोट हैं, ये इंडिविजुअल जो कैंडिडेट थे उनकी अपनी लोकप्रियता जो थोड़ी बहुत थी उसके वोट है, पार्टी का कोई वोट नहीं है। तो जब पार्टी का वोट नहीं है तो वो ट्रांसफ़र क्या करेगी? तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन से फ़ायदा क्या हो?
वही 2019 का ख्याल जो है वो सता रहा था अखिलेश यादव को। उनको लग रहा था कि इस बार बसपा से गठबंधन नहीं है, अगर कांग्रेस से भी नहीं करेंगे, कांग्रेस का रुझान राष्ट्रीय स्तर पर, उनको कर्नाटक और तेलंगाना का चुनाव नतीजा दिख रहा था कि कांग्रेस की तरफ है, मुस्लिम वोटों का बंटवारा तितरफा हो सकता है, यानी बसपा को भी ज़्यादा हिस्सा तब भी समाजवादी पार्टी को मिलेगा, लेकिन बसपा को भी जा सकता है और कुछ कांग्रेस को भी जाएगा। उसका नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को होगा। केवल एक कारण था मुस्लिम वोट, लेकिन उन्होंने उससे बड़ी गलती की। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। मेरा मानना है कि कम से कम 25 से 30 सीटें समाजवादी पार्टी सिर्फ इसलिए जीती कि उनके साथ ओम प्रकाश राजभर थे। तो राजभर वोट जो है वो एक मुश्त गया समाजवादी पार्टी को, उसका नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब आप देखिए, इसी से आप समझिए कि अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ कितनी है, उनकी राजनीतिक रणनीति किस विचार पर आधारित होती है, इसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा। उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया, ओम प्रकाश राजभर को पहले ही विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद ही गठबंधन से धक्का देकर बाहर कर दिया। ओम प्रकाश राजभर छोड़कर जाते नहीं अगर अखिलेश यादव ज़रा भी कोशिश करते उनको अपने साथ बनाए रखने की। लेकिन उस चुनाव के बाद अखिलेश यादव को लगा कि अब उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, और कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस न जीतती तो वो कांग्रेस से भी समझौता नहीं करते किसी भी हालत में। तो कांग्रेस से समझौता करके उनको क्या मिलेगा? कांग्रेस एक भी सीट समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं जिता सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपनी पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस को रायबरेली की सीट जिताना पड़ेगा। अब वो कितनी ताकत लगी है, उसका कितना असर होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में 2014 में या 2019 में थी। और मैं वो किस्सा आपको बता चुका हूँ पहले भी, फिर दोहरा देता हूँ कि 2014 में भी राहुल गांधी हार गए होते अमेठी से। चुनाव से 3 दिन पहले सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव को फ़ोन किया कि आपकी मदद की ज़रूरत है, अमेठी का चुनाव संभाल दीजिए। मुलायम सिंह यादव ने अपने लोगों से कहा कि सोनिया जी का फ़ोन आया था, हमको मदद करनी है उनकी। और जिस व्यक्ति को ये जिम्मा सौंपा मुलायम सिंह यादव ने, उसका नाम है मनोज पांडे, जो ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी का विधायक था। अब वो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, मनोज पांडे को अगर समाजवादी पार्टी में नहीं रख पाए अखिलेश यादव, तो इसमें किसकी गलती है, किसका नुकसान हुआ? तो अखिलेश यादव की कुल राजनीति जो है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली है। वो लगातार अपना नुकसान करते हैं। जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिस तरह से गठबंधन को बनाने के बाद तोड़ते हैं, पता नहीं किसकी सलाह पर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया था। वो समझदारी का गठबंधन था। अगर वो उसको बनाए रखते तो उनके लिए आज कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फायदा होता। अब उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6ठे और 7वें चरण में जो सीटें बची हैं, उनमें जो मतदान होना है, आप मान कर चलिए कि बीजेपी की एक तरफा जीत हो रही है। केवल गाजीपुर की सीट है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि कंटेस्ट है। तो अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीति का आकलन करना हो, उसकी समीक्षा करना हो, तो मेरी नज़र में उनके अपने पूरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल है ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन तोड़ना। ये बात उनको साधारण सी बात क्यों नहीं समझ में आई कि वो गठबंधन जितना ओम प्रकाश राजभर के लिए फ़ायदेमंद था, उससे कई गुना ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद था। तो उन्होंने अपने पास आया एक ट्रम्प कार्ड, उसको गंवा दिया, उसको बीजेपी की थैली में डाल दिया, बीजेपी की झोली में डाल दिया। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी सबसे कमज़ोर विकेट पर है। 2014 और 2019 दोनों, 2014 में वो
प्रदेश में सत्ता में थी, अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री थे। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, इस नाते एक मजबूती थी। 2024 में कमजोरी है गठबंधन कांग्रेस से करना। तो कांग्रेस से गठबंधन करना और उससे पहले ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन तोड़ना, ये दोनों एक तरह से समाजवादी पार्टी को भारी पड़ने वाला है। और इन दोनों फैसलों से उनके आप मानकर चलिए कि 2014 और 2019 में दोनों बार 5-5 सीटें मिल गई थी। इस बार उत्तर प्रदेश में वो 5 सीटें भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिलने वाली हैं। जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश की, जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें बीजेपी की एक तरफा जीत दिखाई दे रही है। बीजेपी 2014 का जो नतीजा था उसके पास जाती हुई नजर आ रही है। और अखिलेश यादव अपने पूरे जीवन इस बात के लिए पछताएंगे कि उन्होंने ये अपना बना बनाया गठबंधन, फायदे का गठबंधन क्यों तोड़ा और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन क्यों किया। वो 2017 में कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर चुके थे और उसका नतीजा भी देख चुके थे। 224 सीट से विधानसभा में 2012 में जो उनको मिली थी, 47 सीट पर आ गए थे 2017 में। इसके बाद भी वो चेते नहीं, ये उनकी राजनीतिक समझ को बताता है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर एक बार दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय करेगा। और उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत आगे है। बसपा, सपा, कांग्रेस कहीं लड़ाई में दिखाई नहीं दे रही है। 1, 2, 3, 4 सीटों पर कहीं कहीं लड़ाई ज़रूर दिखाई दे रही है, कंटेस्ट दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर से जहां मुस्लिम यादव वोट मिलकर 50% या उससे ज़्यादा है। उसके अलावा कहीं कोई कंटेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश के नतीजे के बारे में बिल्कुल आश्वस्त रहिए। ये जो चलाया जा रहा है कि बीजेपी की 25 सीटें कम हो रही हैं, 30 कम हो रही हैं और बीजेपी की हालत बड़ी ख़राब है, ये सब अफवाहें हैं। और इन अफवाहों का खंडन 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हो जाएगा। एक इकोसिस्टम है जो इस तरह की खबरें चला रहा है, इस तरह की अफवाहें फैला रहा है, उससे उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वोट पड़ रहा है मोदी के नाम पर। ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां लोग उम्मीदवार का नाम भी नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, उनके सामने सिर्फ मोदी है। मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में ये 2 नेता हैं जिनके नाम पर वोट पड़ रहा है और खूब वोट पड़ रहा है। ये वोट जो है नतीजे में परिलक्षित होगा 4 जून को, आपको भी पता चल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।